नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की अगली वीडियो है और इससे पहले करीब 17 वीडियो आ चुकी हैं। उन्हें आप लोग देख सकते हैं, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। तो आप अपना भी स्वमूल्यांकन करने के लिए इसमें टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हम उसे देख लेते हैं पहले। पहला प्रश्न कह रहा है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। तो देखिए, यहाँ पर भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है और 10 इन्होंने दोषों की भी संख्या बताई। 10 दोष और 10 गुणों की संख्या बताई भरत मुनि ने। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण माने हैं। देखिए, मम्मट ने तो 3 माने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, देख लीजिए। और होते भी 3 हैं, माना भी 3 जाता है। तो आचार्य मम्मट ने भी 3 माने हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं। जो ये डिटेल दिया गया है इसे देख लीजिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ पहुँचेगा। सही युग्म चिन्हित कीजिए कह रहे हैं ना। अच्छा, वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज गौड़ी प्रसाद। देखिए, वैदर्भी होता है जो, वो माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। तो पहला आंसर हमारा सही होगा, ए। देख लीजिए, इसे आप लोग देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं अपने अनुसार। और इसकी डिटेल जो दिया गया है इसको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ पहुँचेगा। ये देख लीजिए, और भी जो डिटेल दिया गया है इसे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो अब क्या लिखा हुआ है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो यह किसमें बातें कही गई होती हैं? ओज गुण में ऐसी बातें कही गई होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जहाँ पर ऊर्जावान बातें की जाती हैं और ओजपूर्ण बातें की जाती हैं, वहाँ पर ओज गुण होता है। और अगला प्रश्न क्या है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है। देखिए, तेज और स्फूर्ति का संचार कौन सा गुण करता है? ओज गुण होता है। आंसर इसका ए। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? देखिए, जो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण होता है, आप लोग भी टिक कर सकते हैं अपने अनुसार इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही, जेहि छल छीजही पंक्ति में काव्य गुण है। अच्छा, तो इसमें चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजही, तो इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से ओज गुण। अब देखते हैं इसमें है क्या असलियत में। हाँ, ओज गुण है, क्योंकि इसमें देखिए ना, छल बल और भालू करही जेही ऐसा लिया गया है। जहाँ पर वहाँ पर ओज गुण होता है। देखिए, रॉ और संयुक्त वर्ण जहाँ पर होते हैं ना, देखिए संयुक्त वर्ण और रॉ का प्रयोग अधिक किया जाता है ओज गुण में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसमें कौन सा गुण होगा? तो इसमें माधुरी गुण होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें मधुरता वाली बात की जा रही है ना, कि मुझे जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं मैं उसे नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो माधुरी गुण है इसमें, आप लोग इसे देख सकते हैं। और भी गुणों के बारे में जो डिटेल दिया गया है इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। देखिए, कनक किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन संग राम हृदय गुनी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी माधुरी गुण है। जहाँ पर माधुरी गुण वहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर श्रृंगार रस की बात की जाती है, वहाँ पर माधुरी गुण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर इसके डिटेल को अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिससे आने वाली आपकी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा आपको। तो निरखी रखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नयन, इधर मन भाए। तो इसमें भी कौन सा गुण होना चाहिए? माधुरी गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी श्रृंगार रस की बात की गई है ना। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है उसे आप लोग पढ़ अवश्य लीजिएगा। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत।
तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? सबसे पहले ये पंक्तियाँ भी आता है, ये पंक्तियाँ हैं पंत जी की। कौन पंत जी? सुमित्रानंदन पंत। और इसमें गुण है प्रसाद, है पंक्तियाँ पंत जी की, और गुण कौन सा है? प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रसाद गुण होता है, 3 गुण होते हैं ना, ओज, प्रसाद और माधुरी। देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल जो दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी के काव्य कृति पल्लव से ली गई, जिसमें उपयुक्त उदाहरण प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है और प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए काव्य दोष आ गया है। अब काव्य दोषों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बारे में अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो रस दोष है। अनुभाव और विभाव किस में आते हैं ना? सीधे सीधे रसों में आते हैं ना। ये याद कर लीजिए, ऐसे करके आप डिटेल इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पांडवों की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। तो इसमें काव्य का कौन सा दोष है? देखिए, पांडवों की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। तो इसमें है आपका रस दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष। इसमें इनमें से कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अब देख लेते हैं इसमें है क्या आखिरकार। डी। अच्छा, देखिए इनमें से कुछ नहीं लग रहा। तो उपयुक्त पंक्तियाँ केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई थी और वह पंचवटी का वर्णन करते हुए उपयुक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य में काल दोष होना चाहिए, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है और उसमें पांडव कहाँ से आ गए, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का कातरताए आज न मुख को सता रही हैं। तो इसमें कौन सा दोष होगा? अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमको वचन संबंधी दोष दिख रहा है ना, इसमें वचन संबंधी दोष दिख रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। हाँ, देख लीजिए। देखिए ना, जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरे लगे, देखिए अप्रिय और बुरे लगे, कठोर लगे, वहाँ पर वचन संबंधी या श्रुति कटुत्व दोष होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और भी डिटेल इसके बारे में जो दिया गया है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आए हुए हैं प्रश्न, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य का कौन सा दोष है? देखिए इसमें है जगत और जहान, जगत और जहान एक जैसा दिख रहे हैं ना, तो इसमें पुनरुक्ति हो रही है, दोबारा उक्ति है। जगत और जहान का मतलब एक ही होता है, तो इसीलिए इसमें पुनरुक्ति दोष है, और चीज़ तो दिख नहीं रहा है इसमें, देख लेंगे अब इसके डिटेल। हाँ, देखिए जगत और जहान दोनों में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिनी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष होगा? तो इसमें क्या हो रहा है कि तरु रिपु रिपुधर देख के, इसमें क्या हो रहा है? अधिक पदत्व दोष हो रहा है ना, अधिक पदत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष, इन दोनों में से कुछ है इसमें। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनी ती अगलाय, तो देख लेते हैं आंसर। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है। क्लिष्टत्व दोष है, हाँ, तो इसको देख लेते हैं। क्लिष्टत्व दोष में आखिर होता क्या है जो इसमें क्लिष्टत्व दोष हो गया? कह रहा है कि क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई, अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाइयाँ होती हैं, अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। हाँ, अच्छा। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है? सुंदर सुंदरतम,
तो अधिक पदत्व दोष आ गया ना, इसमें पद अधिक दिए गए हैं इसमें। हाँ देख लीजिए, अब शब्द शक्तियाँ आ गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कह रहे हैं, ठीक है, कौन सा सत्य कह रहे हैं तो देख लेते हैं। अभिधा शाब्दिक लक्षणा पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित हो नहीं, तो दूसरा क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती नहीं, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती नहीं, तो लक्षणा एक एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। हाँ देखिए ना, अभिधा पर तो आश्रित होंगी दोनों के दोनों शब्द शक्तियाँ, आंसर इसका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न, थोड़ा सा जो डिटेल दिया गया है इसको आप लोग अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। और देव ने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। बहुत महत्वपूर्ण यह पंक्तियाँ भी हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं अपने अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण जो डिटेल दिया गया है इसको आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए। अगर आपको आता है तो मत देखिए, अगर आता नहीं है तो देखिए क्या कह रहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अभी बताया था ना, किसने कहा था, देव की पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अभिधा उत्तम, देखिए कितनी बार पूछा गया, दूसरी बार अभिधा उत्तम काव्य, तीसरी बार आ गया भैया, इतनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, चौथी बार। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वाच्य का अर्थ प्रकट होता है, वो क्या कहलाती है, अभिधा। जो दिया गया है वैसा ही अर्थ प्रकट होता है तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, सरल सा प्रश्न है, लगभग सभी को आ जाएगा। तो अब आगे देख लेते हैं, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है, तो सबसे पहले किसकी होती है, अभिधा की होती है ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना उसके बाद होती है और होगी। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है व्यंग्यार्थ से। जैसे अभिधा शब्द शक्ति का संबंध है मुख्यार्थ से, लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध है लक्ष्यार्थ से, और व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है व्यंग्यार्थ से। और अभिधा का वाच्यार्थ से भी होता है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ की बात है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है, यह मान्यता है। अच्छा, ये मान्यता किसने दी कह रहे हैं ना, ये रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। तो इसमें कौन कह सकते हैं ये बताइए, आचार्य भट्टनायक कह सकते हैं, या कुंतक कह सकते हैं, दंडी कह सकते हैं, या भामा कह सकते हैं। भट्टनायक ही कहेंगे ना, क्योंकि भट्टनायक तो थे उसमें, जिन्होंने रस की व्याख्या की थी उसमें भट्टनायक थे, तृतीय व्याख्याकार थे ना भट्टनायक, तो उन्होंने ही कहा है। ये जो डिटेल है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ देगी अगर आप पढ़ते हैं तो। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, किस कौन सी शब्द शक्ति है इसमें, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी तो कौन सी शब्द शक्ति होगी इसमें, अभिधा तो नहीं होगी, क्योंकि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी लक्षणा और व्यंजना में से एक है, तो इसमें व्यंजना होगी शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ व्यंजना है। देखिए ना क्या कह रहा है कि अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेय अर्थ की प्रतीति होती है, इसे व्यंजना कहते हैं। जब सिंह तलवार लेकर उड़ता तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इसका कहने का आशय का क्या है कि जब एक वीर तलवार लेकर भागा तो गीदड़ रूपी डरपोक भाग गए ना, तो अभिधा लक्षणा होना चाहिए, इसमें लक्षण बता रहे हैं ना। इसे देख सकते हैं आप, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लक्षणा। हाँ तो लक्ष्यार्थ कहते हैं, बताया था ना इससे पहले मैंने आपको। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी
शब्द शक्ति हैं कि मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तो इसमें अभिधा तो नहीं है। लक्षणा और व्यंजना में से एक है, तो मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तो इसमें व्यंजना लग रहा है ना। अभी देख लेते हैं आंसर, मुझे शायद सही से लक्षणा है, सॉरी, इसका आंसर लक्षणा है। याद कर लीजिए आप, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, लक्षणा है, इसका आंसर है बी। आगे डिटेल दिया गया, हो सकता है इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए भी कहता है कि इस छल के शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसे गोचर रूप प्रदान करता है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा में इसका अर्थ होता है प्रभुत परिमाण में प्रकट होना, पर अभिमान द्वारा इस प्रकट करने में वैसी अनुभूति नहीं हो सकती। अच्छा, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्तियों में के अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किए जाते हैं। देखिए ना, पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया क्या, कि बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की पंक्तियां हैं, ये बन गया। और दूसरा प्रश्न अभिधा तो नहीं है इसमें, लक्षणा है इसमें। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, चिरजीवो जोरी जोरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृष भानु जावे हलधर के वीर। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति है। चिरजीवो जोरी जोरे क्यों न सनेह गंभीर, क्यों बताऊं, क्योंकि वृष भानुजा का आप अपने अनुसार अर्थ लगाएंगे, मैं अपने अनुसार अर्थ लगाऊंगा। हलधर के वीर के आप अलग अर्थ लगा सकते हैं, मैं अलग अर्थ लगाऊंगा। तो जहाँ पर अपने अपने अनुसार होता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देख सकते हैं, इसके डिटेल को जो दिया गया है। चिरजीवो जोरी जोरे क्यों न सनेह गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कितने बार पूछा गया, व्यंजना शब्द शक्ति है ना। को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या है, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है। अब व्यंजना भी होती है शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना और इनमें से कोई नहीं, तो ये कट गया। तो इसमें कौन सी होगी, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना होना चाहिए मेरे हिसाब से, अर्थ का बोध करा रहा है ना ये शाब्दी। अभी देख लेते हैं यार, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। शाब्दी व्यंजना है इसमें, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना कैसे हुई, मगर इसमें थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में दिया गया। देखिए पहले तो इन्होंने क्या क्या, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका बी माना था, किंतु संशोधित में इसका ए माना था। मतलब अब देखिए ना, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्तियों का अर्थ, पहला प्रश्न आपको मिला इसका, कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की पंक्तियां। अब पूछता है कि किससे ली गई हैं, आंसू से ली गई हैं। आंसू, इनका जो आंसू संग्रह था ना, काव्य संग्रह आंसू, उससे ली गई हैं पंक्तियां। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें अभिधा तो नहीं है, अभिधा नहीं है। अब लक्षणा और व्यंजना में सोच सकता है इनमें से भी सभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो इसमें लक्षणा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ केवल आरोप्यमान विधु उपमान का कथन है। जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो, वहाँ साध्यवाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं, रस सामग्री। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है अब हमारे पास, बहुत मज़ा आने वाला है, अभी बहुत टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रस। तो रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। अब रस किस में दिया गया है, छंद तो नहीं होता है रस, तो इसीलिए पहला गया। अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये तो शब्द सकते हैं। बिंब प्रतिबिंब, ये भी नहीं होता है, तो आंसर इसका बी, विभाव अनुभव संचारी भाव और स्थायी भाव। आगे काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है, तो नवरस से क्या अभिप्राय है वो सभी बता देंगे। 9 रसों से है अभिप्राय नवरस का। रसे व सौ, रस से संबंधित यह कथन उल्लेख इसमें से किस में दिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है रसे व सौ।
बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है, आप लोग याद कर लीजिए। अब ये तो इतना सरल प्रश्न है, वो सभी को आना चाहिए, और नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका कहाँ तक हो रही है। विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, भरत मुनि ने कहा है ना। इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है नाट्य शास्त्र में कहा गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। विभावानुभाव देखिए दोबारा पूछा गया, दूसरी बार। अब बी है आंसर इसका। और रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया? अच्छा देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र में किया है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती, किसका कथन है? भामा का, नहीं सॉरी, भरत का है ना, भरत मुनि। देखिए अब ये हिंदी में पूछ लिया ना इन्होंने। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। देखिए नाटक के अनुसार भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि शांत रस को या नाटकों में नहीं मानते ना शांत रस का, तो इसीलिए इन्होंने शांत रस को नहीं रखा था। देखिए रस की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो देखिए ना, मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा? शांत रस को नहीं माना है। अगला, रस निरूपक के प्रथम व्याख्याता थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, देखिए रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। अब रस निष्पत्ति पूछता ना, ये तो निरूपण पूछ दिए इन्होंने। निष्पत्ति अगर ऐसा पूछता, निष्पत्ति अगर ये पूछ लेता ना, तो इसका आंसर होता डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए रस निष्पत्ति पूछता तो भरत मुनि होता, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भावों को प्रकट करते तो उसे क्या कहते हैं? विभाव। विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं ना, विभाव है। विशेष से याद कर लीजिए, विभाव, ऐसे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाव शांति भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अच्छा देखिए अनुभाव तो नहीं होगा, स्थायी भाव भी नहीं होगा, विभाव भी नहीं होगा, तो इसमें शायद मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए डी, संचारी भाव। इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है ना, उसे आप अवश्य पढ़िएगा। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे प्रकट हुए हैं। अच्छा वाणी और अंगों के द्वारा ना, तो संचारी भाव तो नहीं होता है, पहला आंसर गया। भाव भी नहीं कह सकते। अब विभाव और अनुभाव होता है। देखिए विभाव में आता है उद्दीपन विभाव, और क्या आता है? उद्दीपन और आलंबन विभाव। अनुभाव में आता है, अच्छा तो इसका आंसर अनुभाव होगा, क्योंकि अभिनय के द्वारा किससे होता है? अनुभाव में होता है ना। जो डिटेल दिया गया है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? जो रोमांच है ना, वह है सात्विक। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के थे, जिसमें रोमांच भी आता है। अब अगला देख लेते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए जो वेशभूषा से किए जाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है आहार्य। ठीक है, आंसर है इसका सी। आगे वेपथु कैसा अनुभाव है? तो वेपथु है आंगिक वाचिक सात्विक। वेपथु सात्विक अनुभाव है भैया, याद कर लीजिएगा इसे। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। जो आलंबन और उद्दीपन विभाव अनुभाव होंगे, इसके बाद अनुभाव आता है ना। हाँ आंसर, अनुभाव के कितने भेद हैं? देखिए अनुभाव है ना जो, वह अनुभाव के 2 भेद हैं वैसे असलियत में। क्या बोलते हैं उसको? 2 भेद हैं, अभी देख लेते हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इसका। 4 कैसे बताया इन्होंने? अनुभाव के सात्विक अनुभाव, अच्छा कायिक अनुभाव, हाँ 4 प्रकार के होते हैं वैसे तो। आंसर तो ठीक होना चाहिए, मगर मूल्यांकन से बाहर क्यों कर दिया इस प्रश्न को? अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अरे
दो भेद हैं। अच्छा, अनुभाव के कौन से दो भेद होते हैं कह रहा, सात्विक और मानसिक। डी होना चाहिए इसका आंसर। क्या कह रहा है, सी है। सी कैसे, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मानसिक, मानसिक तो कोई होता ही नहीं है, कायिक और सात्विक होना चाहिए, कायिक और सात्विक। सही आंसर सी है इसका। अब मगर अनुभाव तो 4 होते हैं, इन्होंने 2 क्या कहा है, सही समझ नहीं आ रहा है ना। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया गया होगा जो, उसे पढ़ लेते हैं ना। कि डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभाव को 2 भेद मानते हैं, कायिक और इच्छित या सात्विक या अनिच्छित। देखिए, कायिक को इच्छित कहते हैं और सात्विक को अनिच्छित कहते हैं। सात्विक जो अपने, कायिक मतलब इच्छित होता है, सात्विक अनिच्छित होता है। ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनेन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है, अच्छा तो इसमें कौन सा होगा, कायिक होना चाहिए ना। देखिए इसमें झटकती हंसती नचावती नैन, इसमें कायिक अनुभाव होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका आंसर, हाँ कायिक अनुभाव है इसमें। प्रस्तुत पंक्तियों में पट मतलब वस्त्र का झटकना, हंसना तथा आंखों का नाचना यह इंगित करता है कि यह सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां भाव कहा, संचारी भाव का है, बहुत महत्वपूर्ण है। छल नामक 34वां संचारी भाव दिया है आचार्य देव ने। आप लोग इसे देख सकते हैं। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या है 33, दी गई है कहीं पर, सी है आंसर इसका। देख सकते हैं आप लोग, 33 है। संचारी भावों की संख्या 33, अभी बताया था ना, संचारी भाव 33, फिर से 33। अपस्मार क्या है, अपस्मार एक संचारी भाव है, भाव का एक प्रकार है। सूची 1 को 2 से मिलाइए, अच्छा मिला देते हैं भैया, हम मिला देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगार का होता है रति, अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का होता है निर्वेद और वीर का होता है उत्साह, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी इसे मिला सकते हैं। हाँ ये देख लीजिए, मिला के इन्होंने हमको दे रखे हैं। और अगले को भी मिला लेते हैं भैया। अद्भुत का होता है विस्मय, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का क्रोध, करुणा का होता है शोक। आगे डिटेल दिया गया है इसमें, इसे आप लोग देख सकते हैं। किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं कह रहा है ना, तो ठीक है देख लेते हैं। स्थायी भाव होता है श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत, ये हैं। ये तो नहीं है, तो रति, शोक, ये क्या है, रस है। अरे अच्छा रुको, ये श्रृंगार, ये तो रस है, स्थायी भाव ये हैं। बी है आंसर, रति, शोक, उत्साह, भय, बी है आंसर बी सॉरी, हाँ बी है आंसर ना। जो मैं बता रहा था ना वो तो रस हो गए। अब कह रहे हैं कि कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो आपको पता है ना, निर्वेद होता है शांत का, जुगुप्सा होता है, घृणा या क्या होता है, हास होता है, हास्य का, विषाद नहीं होता है। वीर रस, देखिए वीर रस का क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, बहुत महत्वपूर्ण है। भय का भयानक होता है, निर्वेद का शांत, शोक का होता है शोक का क्या होता है, तो शोक का समझ नहीं आ रहा अभी मैंने, शोक का निर्वेद होता है, अच्छा दे तो रखा है। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किसका है, निर्वेद है करुण रस का स्थायी भाव, निर्वेद। शांत रस का क्या होता है, अरे शांत रस का होता है यार, करुण रस का तो होता है वो क्या बोलते हैं यार, समझ नहीं आ रहा है। शांत रस का होता है निर्वेद, करुण का होता है शोक, हाँ शोक। वीरों का कैसा हो बसंत में, किस रस की है, तो वीर रस की होगी। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की थी ना ये पंक्तियाँ। वीरों का कैसा हो बसंत बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे देख सकते हैं हम, हाँ देखिए दे रखा है ना इसमें, सुभद्रा कुमारी चौहान। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, तो किस रस का है, तो श्रृंगार और वात्सल्य तो नहीं होंगे, फंसेंगे आप इन दोनों में।
तो रौद्र नहीं होता है, रौद्र में क्रोध आता है। यहाँ पर गर्व होता है, हर्ष होता है, उग्रता होती है। यहाँ पर वीर रस का, वीर रस संचारी भाव उत्पन्न होते हैं इसमें। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का होता है जुगुप्सा, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, बहुत बार पूछा भी गया है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, विभत्स रस का है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है ना, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, जुगुप्सा वाला है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, विभत्स रस। ओहो, देखिए कितनी बार पूछा गया है, विभत्स रस है इसका। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अच्छा अद्भुत का पूछ लिया तो विस्मय होता है। अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। हाँ, विस्मय या आश्चर्य होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है ना, आश्चर्य भी होता है, ये भी देख लीजिएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, शांत रस का। और शोक का होता है करुण। आगे डिटेल दिया गया है। निर्वेद स्थायी भाव तो शांत रस का होता है, बी है आंसर इसका। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। तो इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है ना। वो कंगन के परछाई में, कंगन के नग की परछाई में राम का रूप देख रही है ना, तो उसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, बी है आंसर इसका। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, ए है आंसर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, झांके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। ये पंक्तियां तो किसकी हैं, मीराबाई की हैं। और इसमें रस कौन सा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, श्रृंगार रस है इसमें। अब विप्रलभ श्रृंगार के में वियोग की कितनी दशाएं होती है पूछा है ना, तो कितनी दशाएं होती है, 10 दशाएं होती हैं। विप्रलभ या वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, देखिए रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, बहुत महत्वपूर्ण है आंसर। किस रस को, संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाओं, कोयल का बोलना, बसंत रसु। तो इसमें श्रृंगार रस में आते हैं सब के सब, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने अनुसार भी टिक कर रहे हैं ना, तो करिएगा अवश्य। फाड़ इनक शव आतणी, रुधिर मवाद निकारी, ले पति अपने मुख पे, हरसी प्रेत गण नारी। तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है ना जुगुप्सा, घृणा होता है ना जुगुप्सा, क्योंकि इसमें नक्श शव की हथड़ियाँ फाड़ दी, कैसा होगा, मवाद निकल रहा है, इस तरीके की इसमें बातें की जाती हैं, तो वहाँ पर जुगुप्सा रस होता है। विंध्य के वासी उदासी तपोवन धारी, महाबिनु नारी सुख नारी दुखारे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप समझेंगे कि कौन सा रस है, आपके समझ में नहीं आएगा, ये हास्य रस है। कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोवन धारी, महाबिनु नारी दुखारे। तो विंध्य के वासी हैं और वो क्या तप करने जा रहे हैं, और उनको क्या चाहिए, नारी का, नारी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या हास्य रस नहीं होगा, देख लीजिए आप। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो इसमें भी हास्य रस है ना, बहुत महत्वपूर्ण है भैया हास्य रस। जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट कहा डारो फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। तो इसमें कौन सा रस होना चाहिए, इसमें है आपका रौद्र रस, क्रोध आ रहा है ना इसमें, हाँ देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, राग है कि रंग, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अरे इसमें आंसर ऊपर दे दिया, अद्भुत रस इसमें। तो कह रहा है क्या चीज़ आखिरकार, तो इसीलिए अद्भुत है ना, अद्भुत बात देख ली। केशव कहीं न जाएगा कहिए, तो केशव कहीं न जाएगा कहिए, इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। अरे नहीं 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 नहीं, अगर इतना ही आता ना, केशव कहीं न जाएगा ये, तब होता शांत रस। इसमें क्या कह रहा है कि देखत तब रचना विचित्र, विचित्र बात होगी तो जहाँ पर वहाँ पर अद्भुत रस होगा। मैंने भी यार पढ़ने में पूरा ध्यान नहीं जा रहा है मेरा, वीडियो में ही थोड़ा सा। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था,
चेतना एक विकसती आनंद खंड गिनाता। तो इसमें कौन सा रस होगा? शांत रस होगा इसमें, शांत रस। और ये बहुत महत्वपूर्ण है रस की क्लास। आपको सारी क्लास देखनी है इससे पहले भी। कैसा लगा आपको ये भी बताना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसमें करुण रस है। करुण का क्या होता है? शोक। सरोज स्मृति की मृत्यु में है ना, अभी तो मुकुट बांधा ही था माथे माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अगार, वात हक लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में। निहित रस कौन सा? इसमें भी भैया करुण रस है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग। मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप कर रहकर अनमर्त में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो इसमें कौन सा रस है? मन की वेदना, मन में वेदना आ रहा है, एक तो वेदना आ रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दुर्गम पथ पर सफल छूट गई। तो इसमें होना चाहिए करुण रस। हाँ, तो देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, उसके बाद हम नहीं तो आगे बढ़ाएंगे, बहुत टाइम हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।